अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कहानी जो आज की जो मुझे भेजी है, इनका नाम है जी गुलाम यासीन, इनका नाम है, कराची से इनका ताल्लुक़ है। इनके वालिद साहब के साथ बीते हुए दो सच्चे वाक़यात हैं जो उन्होंने भेजे। इनके वालिद साहब का नाम है जावेद इकबाल और उनकी पैदाइश है 1956 में जब पैदा हुए थे। जावेद इकबाल जिस घर में उन्होंने आंख खोली, वो कहते मेरे वालिद साहब ने वालदा को हमेशा हाथ में तस्बीह लिए और इबादत करते देखा। बच्चों की परवरिश के साथ साथ जब भी उनको टाइम मिलता वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाती। अरे यही तो ज़िंदगी है जिस पे आज भी मैंने देखें वही स्टोरी वाली बात लिंक हो गई। अल्लाह की इबादत, उसकी मखलूक से प्यार। माँ से बहुत कुछ तरबियत में जो मिला, वहाँ पे माँ ने जो अच्छी तरबियत की, वहीं पे माँ का ही कहना था जहाँ कहीं अच्छा दर्स हो रहा हो, एक अच्छा और नेक मुसलमान, फ़िरका वाला नहीं, मुसलमान बनने का दर्स मिलता हो, बेटा ज़रूर जाया करो। और ऐसा ही एक वाक़या हुआ जब जावेद इकबाल 11 साल के थे। वहीं घर से दूर, जिसको चांदनी चौक कहते थे, आज भी उसका नाम कराची में चांदनी चौक है, यह रियल लोकेशन है। चांदनी चौक पे एक मस्जिद थी जहां पे दर्स था। 11 साल का वो लड़का अपने और भी गली के काफी लड़कों के साथ वहां से रवाना हुआ। आगे पीछे होते रहे, गपशप करते हुए चांदनी चौक पहुंच गए। जब वहां पे मस्जिद में दाखिल हुए तो उसके बाद जो बयान हो रहा था, मेंबर पे बैठा वो कारी साहब जो दीन इस्लाम की बातें कर रहा था, वो गौर से सुनते रहे, यहां तक कि सुनते सुनते कोई उठ गया, कोई बैठ गया, कोई दोबारा से किसी जगह पे बैठा। वो दोस्त एक जगह पे नहीं बैठ सके थे, जगह नहीं मिली थी। कोई कहीं पे बैठा था, कोई कहीं पे बैठा था, कहीं पे बैठा था। जावेद इकबाल के जहन में था हम इकट्ठे आए हैं तो उम्मीद है सारे ही इकट्ठे वापस जाएंगे। लेकिन हुआ ये, जब 11 बजे तो आहिस्ता आहिस्ता सब अपने अपने घरों को एक एक करके वापस जाना शुरू हो गए। स्पीकर अभी भी भारी भरकम आवाज में बोल रहा था, वो जो बयान था किया जा रहा था, और जावेद इकबाल एक 11 साल का बच्चा मां की तरबियत के वजह से मगन बैठा उस खुतबे को सुन रहा था, उनकी बातों को, उनकी दलीलों को सुन रहा था कि वहीं पे पता लगा रात का 1 बज गया है। टाइम का तो एहसास ही नहीं हुआ था, और जैसे एहसास हुआ कि रात का 1 बज गया है तो जल्दी से उठे, निगाह दौड़ाई दोस्त कहां हैं, तो पता लगा दोस्त तो जा चुके हैं और जावेद इकबाल अकेला रह गया है। तब उसको परेशानी लाहक हुई कि मैं तो इस इंतज़ार में था कि बाकी दोस्त भी मौजूद होंगे और हम इकट्ठे जाएंगे, इसका मतलब है सारे चले गए हैं, अब मुझे जाना होगा। वो परेशान सा होके मस्जिद से बाहर निकला। जब मस्जिद से वो बाहर आया तो वो कहते हैं साइकिल भी उस वक्त, क्योंकि 56 की उनकी पैदाइश है, 67 बनते हैं तकरीबन, 67 में कहते हैं साइकिल भी किसी किसी के पास होती थी, हर बंदे के पास साइकिल नहीं होती थी। तो उस बच्चे को पैदल ही घर की तरफ जाना था। चौक मुझे भूल जाते हैं कि चौक के नाम वगैरह, तो मैं कोशिश करने के बावजूद याद नहीं रख सकते, इसलिए फिर मैं लिख लेता होता हूँ। वो कहते हैं वो चांदनी चौक से चलते हुए जरगून रोड तक पहुंच गए। जिस मस्जिद में वो बयान सुन रहे थे, अब वो काफी पीछे रह गई थी। सर्दियों की ये रात थी, ठंड फैली हुई थी, और सर्दियों में अमूमन ऐसा होता है, रश बहुत कम होता है। इंसान, मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका, सर्दियों में अपने अपने लहाफ के अंदर, गर्म बिस्तर के अंदर जाके लेट जाता है। उस रात भी ऐसा था, क्योंकि वो वहाँ पे बयान सुन रहे थे इसलिए वो लेट वापस आ रहे थे। बाकी सब घरों में एक खामोशी थी, लाइट्स ऑफ थी। जरगून रोड से जब वो पैदल चलते हुए आ रहे थे, हेडलाइट्स भी, सड़क के ऊपर जो रोशनियाँ लगी होती हैं उस वक्त वो भी नहीं थी। धुंध का राज था, और जब धुंध होती है, सर्दी सी होती है, तो वैसे ही इक्का दुक्का कोई गाड़ी गुजरे तो गुजर जाए, वरना अंधेरा ही अंधेरा।
क्या मंजर होगा कि 11 साल का बच्चा चलता हुआ आ रहा है और इर्द गिर्द कोई भी नहीं है। वो इस एहसास से बैठा रहा, दोस्तों के साथ वापस जाऊंगा, दोस्त जा चुके हैं, अब वो अकेला आ रहा है। वो चलता चलता जरगून रोड से, वो कहते हैं चलता चलता जब पहुंचा, वहीं पे एक है रोड, जान मोहम्मद रोड। मुझे रोड भूल जाती हैं तो इसलिए मैंने लिख ली। वो कहते हैं वो चलते चलते जान मोहम्मद रोड पे आ गए वाले साहब। अब वो गलियों के अंदर दाखिल हो गए कि मैं शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करता हूं, गलियों के अंदर से गुजरता हुआ घर तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। सर्दियों की तारीक रात हो, धुंध हो, बशर कोई पास ना हो, और आप जब गलियों के अंदर अपने पांव रखते हुए चलते हैं, यकीन मानिए कि इतना खौफ का सा एहसास होता है। मन के अंदर हल्की सी भी ये ख्वाहिश, हल्की सी भी ये सोच पैदा हो जाए, मेरे पीछे कोई आ रहा है, तो वाकई लगना शुरू हो जाता है पीछे कोई आ रहा है। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बहादुर थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक खौफ आना शुरू हो गया था। एक गली से चलते चलते अगली गली आई, वो उस गली के अंदर मुड़ गए, और उस गली से भी चलते चलते अगली गली में जैसे ही दाखिल हुए तो वहीं पे ही सामने एक काफी बड़ा ग्राउंड था। एक साइड पे मकान बने हुए थे, दूसरी साइड काफी खाली थी। एक बड़ा सा प्लाट भी था और उससे आगे एक ग्राउंड भी था। वहीं किसी घर की दूर से जलती हुई जो कोई रोशनी थी, वो उस गली के अंदर थोड़ी सी रोशनी फैला रही थी। अगर वो भी ना होती तो शायद इस गली के अंदर घुप अंधेरा होता। कराची की उस गली के अंदर जैसे ही उन्होंने टर्न लिया, मुड़े और उनके सामने वो खाली प्लाट आया, तो उसी लम्हे उनकी आंखों ने जो मंजर देखा, वो 11 साल के लड़के के लिए नहीं, वो 40 साल के इंसान के लिए भी खौफनाक मंजर था। एक ऐसी औरत जिसकी तकरीबन कद 40 से 50 फुट ऊंचा था, बैठे हुए, खड़े हुए नहीं, वो बैठी हुई थी। 40 से 50 फुट ऊंचा उसका कद था, बैठे हुए। सफेद उसने कपड़े पहने हुए थे। इतना बड़ा भारी भरकम उसका जिस्म था कि ऊपर गर्दन करके देखना पड़ता था। 40-50 फुट तक ऊंची थी। और उसकी दो चीज़ें जो उनको याद रहीं, चेहरा तो भयानक था जो मैं अभी बताता हूं, लेकिन एक और चीज़, वो जो 40-50 फुट ऊंची बैठी हुई थी, उसके बाल इतनी ज़्यादा थे जैसे बालों का पहाड़ बन गया हो। एक बाल होते हैं लहराते हुए ज़मीन पे आ जाते हैं, वो इतने ज़्यादा थे कि पीछे से शुरू होके इर्द गिर्द इस तरह फैले हुए थे कि उसके कद से भी बड़े। अगर उस औरत का कद 40 फुट था तो पहाड़ों की वजह से वो 50 फुट की ऊंची लग रही थी। पहाड़ किस चीज़ के थे? उसके बालों के पहाड़ बन गए थे। इतने ज़्यादा पीछे बिखरे पड़े थे और जमा हो गए थे कि ऊपर एक पहाड़ सा बन गया था। अब जैसे ही ये दोनों आमने सामने आए और निगाह पड़ी उस औरत की तरफ, उस औरत ने जावेद को देखा तो वो समझ गया कि ये कोई भी इंसान नहीं हो सकती। इतनी कदो कामत की, 40 फुट ऊंची और 50 फुट के पहाड़ जैसे बाल, जिसका चेहरा तो इंसान की तरह था लेकिन आंखें खौफनाक थी। और चेहरे को ही देख के लगता था रूप तो इसने एक औरत का ही बनाया हुआ है। चमकता हुआ चेहरा था, बहुत ही सफेद कलर का चमकता हुआ चेहरा। आंखें भी शदीद, वो कहते हैं रेड नहीं थी, हल्की हल्की मुझे नजर आई जैसे रेड हैं, लेकिन होंठों वाली साइड से ऐसे लगता था जैसे उनके होंठों से खून सा बह रहा हो, या इतने लाल थे, आंखों से ज्यादा होंठ शदीद लाल थे। पता नहीं खून लगा हुआ था या थे इतने लाल के, इतनी बड़ी जिसामत वाली औरत के मुझे उसके रेड रेड होंठ भी याद हैं, और उसके बड़े बड़े वो गहरे बाल भी। आंखें उसकी इंसान से मिलती जुलती जरूर थी, इंसान की तरह नहीं थी, अजीब सी थी। वो कहते हैं मैं जैसे ही उसके सामने आया तो उसी लम्हे मुझे दादा अब्बू की एक बात याद आ गई कि जब भी किसी ऐसी मखलूक से पाला पड़े तो पीछे नहीं मुड़ना, जहां पे हो उससे आगे जाना है, पीछे की तरफ नहीं जाना। जो पीछे पलटे और भागे तो वो पकड़ लेगी। वहीं
चंद सेकंड में ये बात भी याद आ गई, फैसला हो गया पीछे नहीं मुड़ना। तो क्या करना है? तो कहते हैं कारी साहब की वो एक बात याद आ गई। उस वक्त ये वाकयात ज्यादा होते थे, 67 के करीब की ये बात है। उस वक्त आबादी बहुत कम थी, रश बहुत कम होता था, इंसानों की गहमा गहमी बहुत कम होती थी। उस वक्त ऐसे बहुत से वाकयात होते थे, होते तो आज भी हैं, कम हो गए। तो कहते हैं मुझे उनकी बात याद आ गई, कारी साहब की। उन्होंने कहा था एक दफ़ा आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर फूंक देना, और जेब में कोई भी लोहे की चीज़ हो तो उसके ऊपर फूंक मारना। आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के उस लोहे की चीज़ पे फूंक मारना और उसको वहीं ज़मीन में ही गाड़ देना, उसको उठाना नहीं है। जैसे ही कहते मेरे दिमाग में ख्याल आया तो फौरी तौर पे मैंने यूं जेब की, वहीं खड़े खड़े मैं रुक गया। सामने वो चुड़ैल है जो मुझे देख चुकी है। वो चुड़ैल तो नहीं, मतलब वो एक औरत है 40-50 फुट ऊंची, वो मुझे देख चुकी है, मैं उसको देख चुका हूं। और इतनी ही देखते ही मैं वहां पे रुक सा गया हूं, थम सा गया हूं, हिल नहीं सका। एक अजीबो गरीब मखलूक मेरे सामने है और मुझसे हिला नहीं गया। और जब ये वाली बात याद आई तो फौरन मैंने अपनी जेबें टटोली, तो मेरी जेब के अंदर नाखून कटर था, नेल कटर। फौरी तौर पे कहता है मैंने उसको निकाला। पहले जो नेल कटर आते थे, नाखून कटर आते थे, उनके अंदर एक छोटा सा चाकू भी होता था। आजकल नहीं आ रहा, पहले निकलता था, उसके अंदर चाकू भी होता था। वो कहता है फौरी तौर पे मैंने उसको निकाला, उसका चाकू बाहर निकाला और आयतुल कुर्सी वहीं खड़े खड़े आयतुल कुर्सी पढ़ी और चारों कुल पढ़ के उस चाकू के ऊपर 3 दफा फूंके मारी। और वहीं अपने दोनों पैरों के दरमियान ही कच्ची ज़मीन थी जहाँ पे मैं खड़ा था, गली थी, गलियाँ कच्ची होती थी उस दौर में। कहता है मैंने उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया और ऊपर पाँव रखा तो अंदर धंसता चला गया। क्या खौफनाक मंजर था। सामने 40 फुट ऊंची एक औरत बैठी हुई है। बैठे हुए 40 फुट की है, खड़े होकर 100 फुट की होगी, 80 फुट की होगी। और उसके बाल इतने ज़्यादा हैं जैसे मैं यहां बैठा हूं तो मेरे कोई 8 फुट तक दूर तक, 8 फुट तक ज़मीन पे गुच्छे रख दिए जाएं, जैसे कॉटन या कपास रख दी जाए जो 50 फुट ऊंची हो। तो ऐसे दोनों इस साइड से लेके इस साइड से भरी हुई थी, ऊंची, जैसे कॉटन पैक करके रख दी जाती है, ऐसी उस 40 फुट औरत के कद से भी ऊंचे उसके बाल पहाड़ की तरह पीछे पड़े हुए थे। जब कहता है मैंने नेल कटर गाड़ दी तो उसके बाद मैंने चलना शुरू कर दिया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी, मेरा जिस्म कांप रहा था। मैंने एक ऐसी चीज को देख लिया था 11 साल की उम्र में, जो मैं अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकता उस वक्त मेरी क्या कैफियत थी। बस मुझे यह था कि मैं यहां से निकलूं, अब ये मुझे कुछ नहीं कहेगी। मैंने आयतुल कुर्सी चारों कुल पढ़ के उसको ज़मीन में गाड़ दिया है। चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। ऐसी जगह पे पहुंच गया जब मुझे एहसास हुआ कि अब मैं काफ़ी दूर आ गया हूं, अब वो मेरे पीछे नहीं आएगी। गली में नहीं मुड़ा था, अभी था उसी गली में कि मैंने मुड़ के देखा। मैंने मुड़ के देखा तो मंजर ये था कि वो वहीं पे अभी तक बैठी हुई थी। जिस अंदाज में मैंने उसको बैठे हुए देखा था, अभी भी वो वहीं पे वैसी बैठी हुई थी। हाँ, गर्दन उसकी बैठे बैठे वहां से घूम गई थी, अब भी वो मुझे देख रही थी। जिस्म उसका उसी हालत में था जब उसका मेरा आमना सामना हुआ था। उसका रुख मेरी तरफ था, बाल पीछे की तरफ थे। लेकिन जब मैं इतनी दूर चला गया तब भी उसकी गर्दन इतनी घूम गई थी कि वो मुझे देख रही थी, बैठी उसी अंदाज में थी। जब मैंने उसको देख लिया कि अभी तक वो मुझे बैठी देख रही है, हिली नहीं है, तो कहते हैं उसी लम्हे मैंने अपने दोनों जूते उतारे, अपने हाथ पे पकड़े, दौड़ लगा दी। अब गलियों में मैं दौड़ रहा हूं, मुझे इतना खौफ भी है, अंधेरा है, कहीं पे टकरा जाऊंगा। 1-2 दफा तो ऐसे भी हुआ मेरे पांव के नीचे कोई चीज आई, वो ईंट थी, वो कागज था, वो गत्ता था, मुझे कोई होश नहीं, मैं दौड़ता रहा। मुझे ऐसा महसूस होता था अभी भी वो मेरे पीछे आ रही है, किसी लम्हे भी मेरे पीछे आ गई। दौड़ते 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 मैं घर के दरवाजे पे पहुंच गया। दरवाजे पे पहुंचते ही दरवाजा मैंने पीटना शुरू कर दिया। माँ जो पहले ही मेरे इंतज़ार में थी, बेचैन हो रही थी कि इतना टाइम हो गया, बेटा क्यों नहीं आया। मेरे दरवाज़ा पीटने में माँ भागती हुई आई, उसके हाथ में तस्बीह थी, वो बैठी मेरे लिए तस्बीह कर रही थी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला मैं भागता हुआ अंदर चला गया।
मेरी माँ ने पीछे दरवाज़ा बंद किया, परेशान सी हो गई, क्या हुआ है इसके साथ। वो मेरे पास आई, मुझे कहा जावेद बेटे क्या हुआ है, जावेद क्या हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं इतना घबराया हुआ, इतना डरा हुआ, इतना खौफजदा था। जाते ही मैं बिस्तर में घुसा और मैंने रज़ाई ऊपर कर ली। मेरी माँ मुझसे खड़ी पूछ रही है जावेद क्या हुआ है बेटा, बताओ तो सही क्या हुआ है। मुझे कुछ भी याद नहीं, ना मैं बताने को तैयार था, और मैं सो गया। आप हैरान होंगे कि 11 साल का बच्चा कैसे डर गया, कैसे सो गया। वो सोया नहीं था। जब वो नींद से जागा तो देखा सुबह हो चुकी है। माँ उसके सरहाने बैठी है। उसने एक आंखें खोली, माँ को देखा तो परेशान सा हुआ, मेरी माँ मेरे पास क्यों बैठी है, खैर क्या हुआ है। एकदम उसको याद आया, मैं भागता हुआ आया था। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि माँ ने उसी वक्त फूंक पड़ रही थी, जो चीज़ भी उसके माथे पे दोबारा फूंक मारी। जैसे ही माँ ने माथे पे फूंक मारी, माँ पीछे हटी, किसी और ने भी उसके माथे पे फूंक मारी। और जब उसने देखा माँ पीछे हट गई, अब किसने मेरे माथे पे फूंक मारी है, तो उसने गर्दन मोड़ के पीछे देखा। मस्जिद के कारी साहब थे तो खड़े उसके सरहाने के पास, सर के पीछे खड़े थे, वो भी कुछ पढ़ रहे थे। उसने उठने की कोशिश की, माँ ने कहा बेटे लेटे रहो। अब वो खुद परेशान था, उसको वो सारे मंजर याद आ गया था, वो चुड़ैल याद आ गई थी, वो औरत याद आ गई थी। वो उसी अंदाज में ही था कि उसकी माँ ने कहा शुक्र है तुम्हें होश आ गया। उसने कहा माँ मुझे क्या हुआ था। उसने कहा बेटा आज पूरे 2 दिन गुजर चुके हैं, तीसरा दिन शुरू हो रहा है, तुम्हें होश आ रहा है। 2 दिन तुम बेहोश रहे हो, हम पूरी कोशिश करते रहे, तुम होश में नहीं आए। और तभी पीछे खड़े हुए कारी साहब ने कहा बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जो आयतुल कुर्सी, इन्हीं कारी साहब ने ही उनको कहा हुआ था आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ लेना, कि बेटा तुमने वो आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के उस नेल कटर को ज़मीन में गाड़ दिया था। तुमने बहुत अच्छा किया था। वो जो सामने सफ़ेद कलर के कपड़े पहन के बैठी थी बेटा, वो औरत नहीं थी, वो डाइन थी, वो चुड़ैल थी। और तब जब तुमने आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के उसको गाड़ दिया ज़मीन के अंदर, तो वो ज़मीन में धंस गई थी, अपनी जगह से उठ नहीं सकती थी। और जब तुम आगे चले गए, तुमने मुड़ के देखा तो वो देखा उसी अंदाज में ही बैठी हुई है, तो उसका जिस्म धंस चुका था एक किस्म का ज़मीन के अंदर, इसलिए वो मुड़ नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, तुम्हारे पीछे आ नहीं सकती थी, लेकिन गर्दन मोड़ के तुम्हें देख रही थी ना। तो उसने लेटे लेटे गर्दन हिलाई, हाँ मुझे देख रही थी। उसने कहा बस वो उस तस्बीह की वजह से तुम बच गए, वरना वो तुम्हारा नुकसान कर देती। लेकिन अल्लाह की रहमत है, अब तुम बिल्कुल महफूज हो, अब तुम्हें किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं है। माँ के चेहरे से आंसू निकल रहे थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब आंसू खुशी में बदल चुके थे। पहले वो रो रही थी, बेटे को होश नहीं आ रहा था, अब शुक्राने के आंसू थे, अल्लाह के यहाँ शुक्राने के कि मेरे बेटे को होश आ गया और मेरा बेटा एक ऐसे मंजर से बच के आया है जहां एक चुड़ैल से उसका आमना सामना हुआ है। और वो इतनी ख़तरनाक चुड़ैल थी जो कारी साहब बता चुके थे कि वो उसको मार सकती थी, उसको खा सकती थी। ये लफ्ज़ कहा था कारी साहब ने, वो तुम्हें खा भी सकती थी, मार के खा जाती। लेकिन तुम उस आयतुल कुर्सी और चारों कुल की वजह से बच गए, क्योंकि रात के 1 बजे तुम अकेले ही वहां से गुजरे हो और वहां पे कोई भी नहीं था। तब उसने कारी साहब से पूछा क्या वो दोबारा मेरा उसका आमना सामना होगा या मेरे पीछे आएगी। उसने कहा नहीं, क्योंकि उसको तुम्हारी ताकत का अंदाज़ा हो गया है कि तुम अल्लाह का कलाम पढ़ते हो, इस उम्र में भी तुम्हारा अल्लाह से राब्ता है, तुम नमाज पढ़ते हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए इतनी दुआएं करती हैं, तुम्हें किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है। वो डाइन, वो चुड़ैल तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। उसके बाद वो कहते हैं मैं काफ़ी दिन कमज़ोरी महसूस करता रहा, खौफ की वजह से घर से भी नहीं जा सका, मुझे वो बार बार याद आ जाती। तब मैंने अपनी माँ को भी तफसील से उसके बारे में बताया, कैसा उसका कदो कामत था, कितनी वो फैली हुई थी, जिसका कद 40 फुट ऊंचा था, वो कितनी चौड़ी होगी। तकरीबन वो कहता है 5 से 6 इंसानों को इकट्ठे खड़ा कर दिया जाए तो इतना चौड़ा उसका जिस्म था। 5 से 6 इंसान इकट्ठे, जिस तरह मैं बैठा हूँ इसी तरह मेरे कंधे से कंधा मिला के 5-6 इंसान खड़े हो जाएं, कंधा से कंधा मिला के, तो कितना वो लंबा बनेगा, इतना चौड़ा उसका जिस्म था। और लंबाई कद 40 फुट और बाल उससे भी ऊंचे 50 फुट।
वो एक ऐसी चुड़ैल थी जो औरत का रूप धार के बैठी थी। जो मैं आपको बता रहा हूं, वो थी चुड़ैल, लेकिन वो एक रूप धार के बैठी थी, क्योंकि जो चुड़ैल होती है वो कोई भी रूप धार सकती है। पांव उसके उल्टे रहते हैं, क्योंकि उसको वो बैठी हुई थी इसलिए वो उसके पांव नहीं देख सका। वक्त गुजरता रहा, टाइम पर लगा के उड़ना शुरू हो गया और वालिद साहब की उम्र 21 से 22 साल हो गई। वो कहते हैं वालिद साहब ने अपनी एक कपड़े की दुकान खोल ली थी। काफ़ी अरसे से वो इसी कपड़े का कारोबार कर रहे थे और माशाअल्लाह से दुकान बहुत चल रही थी। माँ की तरबियत ऐसी थी कि नमाज की बाकायदगी अभी भी उनके अंदर थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। माँ ने तरबियत ऐसी की थी, माँ भी हयात थी और बेटे के लिए हर वक्त दुआएं ही माँ की तरफ से दुआएं थी। माँ की पैरों के नीचे जन्नत भी इसलिए है कि माँ के अंदर से हर वक्त औलाद के लिए दुआ निकलती है। 11 साल में वाकया हुआ, माँ ने ऐसा फूंका, ऐसा दम किया, उसके बाद कभी भी वो डरा नहीं, ना कोई वाकया हुआ। लेकिन ज़माना ऐसा था, उस वक्त ऐसा था कि फिर भी कहीं वाकया हो सकता था। माँ ने उस वक्त भी कहा था, बेटा यही पाकीज़गी, यही ईमान की ताकत, यही कलाम है कुरान मजीद जो तुम्हें आइंदा भी बचाएगा। देर सवेर हो जाती है, इंसान बहुत दफ़ा लेट हो जाता है और ऐसी मखलूक से पाला पड़ सकता है, क्योंकि पाला मेरा नहीं पड़ा था, मेरी माँ का भी पाला पड़ चुका था। तो उसने कहा पाला इस मखलूक से पड़ सकता है, इसलिए बेटा कभी घबराना मत, दिल की धड़कन ज़रूर तेज़ होगी, खौफ ज़रूर सवार होगा, कलाम पढ़ते रहना, कलाम तुम्हें बचा के ले आएगा। दुकान पे वो कहते हैं वाले साहब सुबह सुबह जाते, जावेद साहब सुबह सुबह जाते और रात को 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे मुख्तलिफ टाइमिंग में वापस आ जाते। ये उस वक्त की बात है जब 10 बजे तक दुकानें बंद हो जाती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ, आज वो जल्दी घर से जा रहे थे, गाड़ी ने आना था और उन्होंने सामान उतार के, कपड़े के जितने भी सामान होते दुकान का, वो सारा उतार के सेट भी करना था और उतरवाना भी था। जल्दी तो पहुंच गए लेकिन गाड़ी लेट हो गई, गाड़ी टाइम पे नहीं पहुंच सकी। उन्होंने टाइमिंग इसलिए गाड़ी की रखी थी कि सुबह सुबह आ जाएगी तो मैं सारा दिन सेट भी कर लूँगा और जल्दी फारिग भी हो जाऊँगा। गाड़ी शाम को पहुंची। अब जब गाड़ी शाम को पहुंची तो यकीनन सी बात है मजबूरी थी, गाड़ी का सारा सामान जो था कपड़े का वो उतरवाना था, अपनी निगरानी में खड़े होकर उतरवाना था। उन्होंने अपनी निगरानी, उस वक्त तक उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। उनके बेटे जावेद इकबाल के आमिर इलियास नाम, गुलाम यासीन जिन्होंने कहानी भेजी है, वो कहते हैं अभी वाले साहब की शादी नहीं हुई थी। तो वो कपड़े सामान उतार के दुकान में रखा जा रहा है और साथ साथ वो कह रहे हैं मैं एडजस्ट भी करवा रहा हूँ कि ये इस खाने में लगा दें, ये इस खाने में लगा दें, इस खाने में लगाते हैं। सामान उतरवाते और उस सामान को सेट करते करते रात के 2 बज गए, क्योंकि गाड़ी ने वापस जाना होता है और गाड़ी जब इस तरह का सामान लेके आती है तो वो लाजमी उसी वक्त खाली करती है और उसने उसी वक्त जाना होता है, वरना आपको डबल किराया देना पड़ जाता है। तो इसीलिए उन्होंने वो काम करवाते करवाते रात के 2 बज गए। सारा सामान उतर चुका था, सेटिंग हो चुकी थी। उन्होंने अपनी दुकान को ताला लगाया और घर की तरफ रवाना हुए। टाइम ऐसा हो चुका था, अब सवारी का मिलना मुश्किल था। सोचना लग गए कि अब मुझे लगता है पैदल ही घर की तरफ जाना पड़ेगा। माना कि घर का सफ़र काफ़ी दूर है, लेकिन और मजबूरी है, देखता जाऊंगा, अगर रास्ते में कोई सवारी मिल गई ठीक, नहीं तो पैदल ही चलना पड़ेगा। ये ना सर्दियों की रात थी, ना शदीद गर्मियों की रात थी, मीठा मीठा मौसम था, ना मतलब ठंड लगती थी ना गर्मी लगती थी, मौसम में बहार जिस तरह कहते हैं। बहार भी नहीं, तकरीबन जिस तरह हल्की हल्की गर्मी होती है वो कहते हैं। वो अपनी दुकान से निकले और फिर आज काफ़ी अरसे बाद वो अकेले रात को इस तरह 2 बजे आ रहे थे। कई दफ़ा पहले भी इस तरह रातों को आते थे, लेकिन उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि 11 साल पहले बीता हुआ वाक़या फिर से मेरी ज़िंदगी में दोबारा रूनुमा हो सकता है। वो इसी तरह चलते चलते फिर उन्होंने एक जगह लिखी है कराची की, उन्होंने कहा ये जेन्युइन लोकेशन से आप बता सकते हैं। उन्होंने उस जगह कराची का, पहले भी आज एक मैं और स्टोरी भी सुन रहा था, उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँ, भाई का नाम क्या है। उन्होंने इतनी लंबी लिखी है कि मैं कोशिश के बावजूद वो कहानी को नहीं सुन सका। फिर मैंने अगले दफ़ा के लिए रख दिया कि जब जल्दी किसी दिन होऊंगा तो इनको सुनूंगा, क्योंकि उन्होंने इस तरह की उसमें बातें कही हुई हैं जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से
जो काम की बात है वो बताएं। वो मुझे बता रहे हैं बाथरूम है, उसके अंदर नल का लेफ्ट पे लगा हुआ था, बेसन राइट पे लगा हुआ था, बेसन के नीचे पाइप लगा हुआ था, पाइप के नीचे चूड़ी लगी हुई थी। इसका कहानी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो इतनी कुछ बता रहे थे कि मैंने कहा फिर इसको मैं नेक्स्ट सुनाऊंगा। वो कहानी शायद 15 मिनट की भी नहीं है, वो 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है उनकी। तो वो कहते हैं जी रोडों का, उन्होंने मुझे कहा कि आपने लफ्ज़ डी चौक कहा था कराची का, वो डी चौक नहीं डीग चौक है, डिग चौक या डीग चौक, मैं उनकी कहने पे उसको सही कर देता हूँ। वो कहते हैं जी शवाक शाह रोड, ये नाम सही है, ये स्पेलिंग आपने जिस तरह के रखे हैं तो उस स्पेलिंग के हिसाब से शवाक ही बनता है। शवाक शाह रोड से गुजर रहे थे कराची में, अब भी शायद इसी नाम से मौजूद है, उस वक्त वो कहते हैं यही नाम था शवाक शाह रोड। उसका एक सिरा शुरू होता है प्रिंस रोड से और दूसरा सिरा उसका जाके ख़त्म होता है कवारी रोड से। यानी एक सिरा प्रिंस रोड को टच कर रहा है और उसका अगला सिरा जो है वो कवारी रोड है। और बीच के दरमियान में जो एक जगह आती है वो है एजुकेशन का ऑफिस। बहुत सारे लोग जो कराची में रहते हैं उस जगह को पहुंच गए होंगे। वो कहते हैं जब चलते चलते उस एजुकेशन ऑफिस के सामने पहुंचे हैं तो वहीं पे गली से बाहर, अभी वो मेन पे ही थे या वो लोकेशन मेन है या गली है, वो कहते हैं मैंने खड़े हुए देखा कि मेरे सामने एक खंबा है, जिस तरह आम खंबा लगा होता है, एक बिजली का खंबा होता है, एक टेलीफोन का खंबा लगाया जाता है जो बिल्कुल सीधा होता है। बिजली का तो 4 टांगों वाला होता है, चौड़ा सा होता है। जो टेलीफोन का खंबा होता है वो लंबा सा सीधा सा होता है। तो कहते हैं मेरी निगाह पड़ी, बिल्कुल मेरे सामने एक लंबा सा खंबा है। आम सी बात है, जब आप गुजर रहे होते हैं खंबे लगे होते हैं, आप उनको क्रॉस करते हैं। लेकिन वो कहते हैं मैं उस खंबे के जैसे ही करीब पहुंचा हूं तो मैं हैरान ये रहा हूं, मुझे लगा है खंबा अपनी जगह से हिला है। मैं चौंका हूं, मेरा वहम है या वाकई खंबा अपनी जगह से हिला है। तो मेरी जो चलने की रफ्तार थी वो मज़ीद कम हो गई। ये देखने के लिए जुस्तजू पैदा हो गई कि वाकई मेरा वहम है या खंबा ये हिला है। कैसे हिल सकता है? एक बेजान सा खंबा जो ज़मीन के अंदर गाढ़ा हुआ होता है वो हिल तो सकता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब गया और मैंने उसको ऊपर तक देखा, नीचे से देख के ऊपर तक देखा, तो देखा वो खंबा नहीं है, एक इंसान नुमा कोई चीज़ है जिसका कद ऊपर खंबे जितना है और उसकी आंखें इतनी लाल हैं, खंबे की चोटी तक जहां मेरी निगाह जा रही है वहीं पे ही उसका चेहरा है। और उसके चेहरे में जो दूर से इतनी ऊंचाई से भी मैं नीचे खड़े होकर देख रहा हूं, वो उसकी लाल सुर्ख आंखें हैं और इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं कि चेहरे पे दूर भी है चेहरा इतना ज़्यादा, फिर भी आंखें क्लियर मुझे झपकती हुई महसूस हो रही है। वो बंद करता है तो लाल सुर्ख आंखें गायब हो जाती हैं और खोलता है तो वो लाल सुर्ख आंखें मुझे देख रही हैं। और जिसको मैं खंबा समझ के नीचे देख रहा था तो बाकायदा 2 टांगें हैं उसकी नीचे। वो जिस चीज़ को मैंने हिलता हुआ महसूस किया था, मेरा वहम है या हकीकत, तो वो उसकी टांगें ही थीं जिसमें से उसने अपनी एक टांग को हिलाया था। खंबे जितनी कदो कामत का एक इंसान खड़ा हुआ था जिसका रात के अंधेरे में जिसकी आंखें इतनी शदीद लाल थीं। वो कहते हैं मैंने जैसे ही देखा तो मुझे अंदाज़ा हो गया, लो भाई आज फिर उस मखलूक से पाला पड़ गया है जिसको 11 साल की उम्र में देखा था, जिसको मैं औरत समझ रहा था। किसी ने बताया था, कारी साहब ने, कि वो औरत नहीं चुड़ैल थी, डायन थी। ये जो अब खड़ा है और देख रहा है ये भी कोई इंसान नहीं है, ये 100% कोई जिन्नात में से है। कहते हैं उसी लम्हे मैंने रुका नहीं, जब अंदाज़ा हो गया, ऊपर भी देख लिया चेहरा उठा के कि वो मुझे खड़ा देख रहा है, लाल सुर्ख उसकी आंखें और वो गुस्से से देख रहा है। और अब उसके करीब पहुंच के एहसास हो गया पूरा कदो कामत इंसान की तरह है, बाजू भी हैं, टांगे भी हैं, पाँव भी हैं, हाथ भी हैं और ऊपर गर्दन भी है, सर भी है। तो इतना लंबा कोई इंसान नहीं हो सकता सिवाय जिन के। वो कहते हैं मैं तेज़ तेज़ चलना शुरू हो गया। लेकिन कमाल बात ये थी कि मुझे कहते हैं आज भी याद है, तकरीबन 30 से 32 कदम, 30 से 32 कदम मैं चला हूं तो उसने 1 कदम रखा है, मेरे बराबर पहुंच गया है।
फिर मैं 32 कदम चला हूं तो फिर उसने अपनी टांग उठाई है, मेरे करीब पहुंच गया। यानी उसका एक कदम इंसान के 30 या 32 कदम के बराबर था। यानी उन्होंने कहते मैंने जो 32 कदम का फासला तय किया था वो उतना फासला एक कदम रखता था तो मेरे बराबर आ जाता था। मैंने तेज चलना जारी रखा। मेरी मां के मुझे लफ्ज याद थे, भागना नहीं, भागना नहीं बेटा, तुम मुसलमान हो, तुम्हारे अंदर ईमान है, तुम्हारे अंदर कुरान मजीद है, तुम्हारे अंदर यकीन कामल की ताकत है, भागना नहीं, कुरान पढ़ना। तो आज मैंने फैसला किया था, जब मैं बचपन में था तो भाग गया था जूते उठा के, आज भागूंगा नहीं। आज मैं 21-22 साल का नौजवान हूं और मैंने कुरान मजीद पढ़ना है। तो कहते हैं मैंने कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया, दिल ही दिल में मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हूं। लेकिन हैरत की बात यह है वो अभी भी हर 30-32 मेरे कदमों के बाद मेरे साथ साथ चलता हुआ आ रहा है, यहां तक कि मैं गली मुड़ गया, वो मेरे पीछे पीछे गली में भी वो भी मुड़ गया। मैं अपना सर झुकाए कुरान मजीद की सूरतें पढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा हूं और वो भी मेरे साथ साथ चलता हुआ आ रहा है। और जब वो कदम रखता है तो अब गली के अंदर, रोड पे तो मुझे महसूस नहीं हुआ, जब वो मेरे पीछे गली में मुड़ा है तो जब वो कदम रखता है तो ऐसा लगता है उसके कदम रखने से जलजला सा आ गया है। ऐसा वज़न है उसके पाँव के अंदर, जैसे ही पाँव रखता है तो ज़मीन हिल सी जाती है, मैं चलते हुए लहरा सा जाता हूँ और ऐसी खौफनाक पाँव रखने की आवाज़ आती है, इतनी ऊंची आवाज़ आती है कि मैं हैरान हो रहा हूं कि इर्द गिर्द वाले मोहल्ले के अंदर जो घर हैं वो जाग क्यों नहीं रहे। ये ऐसा ही था जैसे आप किसी फिल्म का सीन देख रहे होते हैं, मूवी में देखते हैं कि एक बड़ी बला है, किंग कॉन्ग है, वो पाँव रखता है तो डज 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 इस तरह की आवाज़ भी आती है और ज़मीन हिल रही होती है। तो कहते हैं वही मंजर था, वो पाँव इस तरह ज़ोर ज़ोर से रखता था तो एक डज डज की आवाज़ आती थी और बाकायदा ज़मीन कांपती थी। कोई भी बशर होता, वो कहते हैं मेरा दिल दहल जाता, मैं शदीद डर जाता। लेकिन मैं डरने के बावजूद, दिल की धड़कन तेज़ होने के बावजूद, जिस्म मेरा कपकपा रहा था, उसके बावजूद मैंने अपने कुरान मजीद को जारी रखा। वो भी मेरे साथ चलता रहा, मैंने मुड़ के नहीं देखा, उसकी तरफ नहीं देखा। मुझे वो नज़र आ रहा था, मेरे 30 कदम के बाद जो वो अपना कदम रखता तो मेरे बराबर आ जाता, मैं फिर चलता रहता, वो पीछे रह जाता, फिर वो मेरे 30 कदम के बाद कदम रखता, मेरे बराबर आ जाता। तो मुझे उसके वो पाँव और उसकी टांगें तो नज़र आ रही थी, ऊपर की तरफ मैं खुद ही नहीं देख रहा था कि वो मेरे साथ साथ चलता हुआ आ रहा है। तकरीबन ये गली जब ख़त्म होने वाली थी तो वहीं पे वो मुझसे मुखातिब हुआ। आज भी वो कहते हैं, मुझे उनके लफ्ज़ याद हैं, उसने मुझे वहां पे कहा, तुम मेरे हाथों बच के जा रहे हो, अगर तुम कुरान ना पढ़ते तो यकीन मानो मैं तुम्हें खा जाता। मैं आज शिकार के तलाश में था कि मुझे कोई शिकार मिले और मैं उसको खा जाऊं। रात का ये पहर हो गया कि मुझे कोई नहीं मिला, तुम मुझे नजर आए हो और तुम मेरा शिकार थे। मतलब इतना लंबा तो उसने नहीं बोला, लेकिन उसका मतलब यही था कि तुम मेरा आज का शिकार थे, मैं तुम्हें खा जाता। लेकिन तुम कुरान मजीद की, जो कुरान मजीद का कहते हैं लफ्ज़ नहीं कहा, उसने कहा जो तुम पढ़ते हुए जा रहे हो उसकी वजह से तुम बच गए हो। अगर तुम ये ना पढ़ते तो मैं तुम्हें आज खा जाता। दोबारा इस गली से ना आना, कहते हैं उसने ये जुमला भी खोला है, दोबारा इस गली से ना आना और इस जगह पे भी दोबारा ना आना, वरना फिर नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं मैं चुप करके अपना पढ़ता रहा, पढ़ते 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 गलियों से गुजरते गुजरते दिल की धड़कन तेज, कपकपाहट मेरे ऊपर जारी। लेकिन मैं डरा इस अंदाज में नहीं कि भाग पड़ूं, भागा फिर भी नहीं कि वो मुझे वार्निंग दे रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, हो सकता भी पीछे आ जाए मेरे डर को देख के। तो कहते हैं मैं चलते 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 घर पहुंच गया। माँ फिर बेचैन थी इस बात पे कि आज फिर मेरा बेटा लेट हो गया। तो मैंने उनको बताया, माँ वो तो मामला हुआ इसलिए लेट के दुकान का ये काम था, लेकिन आज फिर पाला पड़ा है। एक ऐसी कदो कामत इंसान बना हुआ था जिसका चेहरा तो मुझे कले दूर होने की वजह से क्लियर नज़र नहीं आया, लेकिन उस चेहरे पे लाल सुर्ख जो उसकी आंखें थी चमकती हुई, वो मैंने उसको क्लियर देखी। वो गुस्से से मुझे देख रहा था और माँ वो मुसलसल मेरे साथ चलता हुआ आया है। मेरे 30-32 कदम पे उसका एक कदम मेरे बराबर आ जाता था। माँ उसने मुझे कहा है
जो तू पढ़ रहा है ना, ये ना पढ़ रहा होता मैं तुझे खा जाता। माने के बाप बेटा वो जिन्नात के सरदार में से था, वो खाली जिन नहीं था। ये जो कदो कामत इस तरह की बड़ी बनाते हैं क्योंकि जिन्नात की 3 किस्में हैं, उड़ने वाले, रेंगने वाले, चलने वाले, ये 3 किस्मों के जिन्नात होते हैं। तो जो जिन्नात की सबसे ताकतवर मखलूक है, मैं इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी बनाऊंगा, वो सरदार कहलाता है, द्यो कहलाता है, कबीले का सरदार होता है। वो अपनी कदो कामत ऊंची करता है, आसमान जितनी भी कर जाता है, इस तरह खंबे जितनी भी करके खड़ा होता है। नॉर्मल जो जिन होगा 6 से 10 फुट तक, ज़्यादा से ज़्यादा, जब 12 फुट भी मुश्किल से अपना कद बनाएगा, इससे ज़्यादा कद नहीं बनाता। जिसका इतना लंबा कद बना के अगर कोई जिन रूप धार के खड़ा है तो वो सरदारों में से है। आम जिन की इतनी जरूरत नहीं, इनके भी कुछ कायदे कानून हैं। तो माने का बेटा वो जिन्नात का सरदार था, वो वाकई बहुत ताकतवर था। जितना उसका कद था, जो 32 कदम के फासले पे एक टांग रखता था आ जाता था, वो वाकई बहुत खौफनाक था, तुम्हें खा सकता था। यही ईमान की ताकत है जो तुमने पढ़ा, दौड़े भी नहीं, डरे भी नहीं। इसी को हमेशा अपनाए रखना। कभी कोई जिन्नात, जिन, भूत, प्रेत, चुड़ैल, मसान, ये कुछ भी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकेंगे। और कहते उस रात में गया, जाते ही फिर उन्होंने वज़ू किया, वज़ू करके नफल अदा किए, और उसके बाद कहते हैं वो सुकून से सो गए और उनको सुकून की नींद आ गई। कहते हैं वालिद साहब के साथ ये 2 वाक़यात हैं जो आज तक वो, अब मैं उन्होंने कहा और भी कहेंगे, मैं आपको वाक़यात भेज दूँगा, पता नहीं हयात हैं या अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अगर वो हयात हैं तो उनके लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। वो कहते हैं वो आज भी इनको याद करते हैं, या जब वो सुलाए हैं अपने बेटों को, तो कहते हैं वो वाक़या जब वो सुनाते हैं, दोनों वाक़यात, हम बार बार ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि अब्बा वो आपके साथ क्या हुआ था, तो वो चुप करके कुछ देर सोचते हैं, और उसके बाद ऐसा मंजर उन पर तारी होता है जैसे अभी उनकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। कहते हैं जब वो सुना रहे होते हैं तो आप सोच नहीं सकते। उन्होंने मुझे लिखा, मदर साहब आप सोच भी नहीं सकते, इस अंदाज में वो सुना रहे होते हैं जैसे आंखें बंद की हैं और फिर आंखें खोली हैं, तो वो सारे मंजर उनकी आंखों के सामने चल रहे हैं। उस वक्त भी उनकी कैफियत वो हो जाती है कि वो बहुत भयानक मंजर थे दोनों, वो चुड़ैल का देखना भी और उस जिन का देखना भी, जो वो आज भी उनको याद थे। तो उस वक्त भी हमें लगता था सुनाते सुनाते उनकी आवाज़ के अंदर थोड़ी सी खौफ, थोड़ी सी लड़खड़ाहट आ जाती है। और उन्होंने कहा ये मेरे 2 सच्चे वाक़ये हैं, आप इसको कहानी में शामिल कीजिए। तो आपके इन दोनों वाक़यात को मैंने कहानी में शामिल कर दिया है। और आपने कहा है और भी कहानियाँ हैं माँ की, और बाकी इंशाल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा ज़रूर। आप मुझे सेंड कीजिए, आपकी कहानियों को भी मैं इंशाल्लाह OCS का हिस्सा बनाऊंगा। और व्हाट्सएप का नंबर है जी मेरा 009231655500। उर्दू में इसको कहेंगे 00923136655500। इस पे आप मुझे अपनी स्टोरी सेंड कीजिए, उर्दू में लिख के भेजिए, रोमन उर्दू में लिख के भेजिए, या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजिए, इंग्लिश में भेजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन आखिरी लफ्ज़ जो आपका होना चाहिए वो उर्दू में लिखें स्टोरी, या इंग्लिश में STORY लिखें, या OCS लाजमी लिख दें। आखिरी लफ्ज़ आपका स्टोरी होना चाहिए या OCS होना चाहिए, तो उसको मैं नंबर दे के आपकी कहानी को OCS का हिस्सा बनाऊंगा। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।